धर्मो रक्षित पॉडकास्ट रक्षित, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा। एक वर्ष पश्चात हम पुनः उस संकल्प को फिर से उठा रहे हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आपका निमंत्रण है, केवल एक श्रोता के रूप में नहीं, अपितु एक सभ्यता के पुनर्निर्माण में भागीदार के रूप में। इस स्वयं बोध में हमारे साथ जुड़े हुए हैं तेजस्वी सूर्य, विष्णु शंकर जैन, प्रदीप भंडारी, विनोद तावड़े, अंकित शाह, शमिक मोइत्रा, अनुपम मिश्रा, अवनीश पीएन शर्मा, आदित्य सत्संगी, मीनाक्षी जैन, प्रखर श्रीवास्तव, विक्रम सिंह सर, RSN सिंह सर, राजीव नारायणन सर, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, मेनी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट्स। QR कोड आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें और इस मंथन में भागीदार बने। इसमें आप निमंत्रित हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए शमिक मोइत्रा जी। इस वक्त पूरी अक्रॉस द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड द फाइनेंसेस आर इन डोलड्रम्स, मतलब गोते खा रहा है जैसे समुद्र में कोई तूफान आया हो उस तरीके से। कल ब्लड बाथ देखा है हमने मार्केट में, शेयर मार्केट्स में, एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया। दादा, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू, नमस्कार। Dada, yeah, the bloodbath in the share markets and the economies across the world. Over to you. ऐसा ही ब्लड बाथ जो था वो आई थिंक आज मार्केट्स आर फ्लैटेंड आउट। एंड दूसरी बात ये है कि खाड़ी युद्ध में युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं ट्रम्प साहब कि हम बहुत शीघ्र इसको समाप्त कर देंगे। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी $88 पर बैरल आ गए हैं। मैसिव ड्रॉप, $120 तक गया था। अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले, रेंज अभी 88 से 92 पे चल रहा है। तो बात यह है कि आई थिंक द मार्केट्स देमसेल्व्स डोंट नो कि एक्चुअली क्या होने वाला है। इसका निष्कर्ष मुझे तो यही नजर आता है, क्योंकि देखिए, खाड़ी युद्ध का मैं एक सीधा उसकी एक समीक्षा में कर देता हूं। अगर ईरान में इस वक्त जो 31 कमांडर है IRGC के, वो पूरी तरह से जो ट्रायम्विरेट काउंसिल है, 3 लोगों का काउंसिल है, चीफ जस्टिस का, डेप्यूटी हेड ऑफ द कमिटी ऑफ द रिलीजियस कमिटी इन कोम, एंड द प्रेसिडेंट मसूद पेशकशियान, इनकी जो कमिटी है उनके कंट्रोल में ये है नहीं। पेशकशियान साहब ने कहा था हम रिग्रेट करते हैं कि गल्फ पे हमने के देशों पे हमने हमला किया। तो लोगों को लगा कि हमला रुक रहा है, तो हमला रुका नहीं है, वो रिग्रेट कर रहे थे कि ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो IRGC के कमांडर्स जो हैं वो युद्ध को उन्होंने समाप्त नहीं किया, वो लोग अपना हमला जारी रखा हुआ है। उन्होंने परसों रात को इन्होंने, जो मैंने बहुत पहले कहा था, मुज्तबाई खमैनी, जो अली खमैनी के दूसरे पुत्र हैं, सर्वाइविंग सन, उसको इन्होंने आयतुल्लाह घोषित कर दिया। ठीक है, पर उसको फिर इंजुरी भी हुई है उसको, जो ईरानियन ऑफिशियल्स ने भी एक्नॉलेज किया। एक एयर स्ट्राइक में, हमले में उसको इंजुरीज हुई हैं। तो वो टिकेगा नहीं टिकेगा उसका कोई मतलब निश्चयता उसका तो है नहीं। तब इस स्थिति में, इस अनिश्चयता की स्थिति में, कौन कहेगा कि किसको कौन कंट्रोल कर रहा है ईरान के अंदर? IRGC कमांडर्स वही कर रहे हैं जो उनको पहले से निर्देश देके अली खमेनी चल बसे। उनके पास निर्देश था कि आप अमुक अमुक जगह पे स्ट्राइक करोगे, इस पैटर्न में करोगे, वो वही उसकी तामील कर रहे हैं। दूसरा, कल युद्ध में यह हुआ कि बेंयामिन नेतन्याहू, जो प्रधानमंत्री इजराइल के, उनके जो छोटे भाई थे वो एक मिसाइल हमले में मारे गए। उनके घर पे आक्रमण हुआ, उनका एक कंपाउंड है। तो उनके भाई जो है, उनका एक्चुअली ना पॉलिटिक्स ना मिलिट्री से कोई लेना देना नहीं है, वो एक डॉक्टर और प्ले राइट हैं, थे, वो चल बस। तो वेरी क्लियरली इन्होंने जो किया, इन्होंने ईरान, मतलब इजराइल ने ईरान के मिलिट्री सिर्फ नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप और रिलीजियस लीडरशिप पे भी आक्रमण किया, उसको डिकैपिटेट किया है। अब ईरान वही कर रहा है। क्लियरली कोई तो उनको इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है, इंटेलिजेंस मिल रहा है, उनको कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, हर चीज मिल रहा है। US के CIA के थ्रू वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल निकला जिससे ये प्रतीत होता है कि रशियंस वो सप्लाई कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। एनीवे,
तो ये है समीक्षा ऑफ अभी जो स्थिति है उसकी। नंबर ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, नंबर ऑफ ड्रोन्स, उसकी जो क्या बोलते हैं, उसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है। सो टोटल नंबर ऑफ स्ट्राइक्स हैव गॉन डाउन बोथ इन द गल्फ स्टेट्स एज वेल एज इजराइल, लेकिन मारक क्षमता कम नहीं हुई है। पीपल आर स्टिल डाइंग, बेसेस आर बीइंग स्ट्रक। एक मेरे पास रिपोर्ट ये आया है, मैं उसको पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर सकता हूं, बट लगता तो है कि ऐसा ही हुआ है। ईरान के दक्षिण में नेगेव डेजर्ट है, वहां पे उनका सबसे बड़ा कमांड एंड कंट्रोल प्लस एयरफोर्स का सबसे बड़ा बेस है, नेवेटिम है उसका नाम। उस पे स्ट्राइक्स हुए जिसमें कहते हैं कि 20 लोग हताहत हुए, भारी क्षति भी पहुंची है। ये वो बेस है जहां पे उनका न्यूक्लियर प्लस एयरफोर्स कमांड सेंटर है। प्लस इसमें 3 F-35 एडिर इजराइल का वर्जन है F-35 का, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, उसके स्क्वाड्रन्स हैं। अमरीकी F-22 यहाँ पे बेस्ड है, जो ईरान की तरफ उड़ के आघात करें, यहीं से उड़ रहे हैं, तो उस पर अटैक हुआ। तो तीव्रता कम नहीं हुई है, थोड़ा क्वांटिटी में कमियां है। ये हो सकता है कि ईरानी लोग जो हैं वो एक पॉज ले रहे हैं, रिप्लेनिश कर रहे हैं, और उनके 1550 ट्रक इरेक्टर लॉन्चर्स, ट्रक माउंटेड जो मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं, 1550 थे युद्ध से पहले। 200 के लगभग 200 के आसपास उन्होंने, इजरायलियों ने उसको उड़ा दिया है। अमेरिकी जो है डायरेक्ट अटैक से पीछे हट गए, अभी वो सिर्फ बॉम्बर्स और ISR सैटेलाइट फीड यही सब सप्लाई कर रहे हैं। जो अमेरिकी बेड़ा था 5th फ्लीट, वो पहले 450 मील पीछे हटी गल्फ से, अब 1000 किलोमीटर पीछे हट गई है। तो इट्स नोवेयर नियर टू एक्चुअली डू द स्ट्राइक्स और प्रोवाइड कवर। जो जेरार्ड आर फोर्ड है वो हट गया, उसके जगह पे फ्रांसीसी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो अभी कवर दे रही है इजराइल को। तो ये पूरा ये है स्थिति। अब आते हैं इसका जो इम्पैक्ट है फाइनेंशियल मार्केट्स पे। तो फाइनेंशियल मार्केट्स में इस वक्त अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी ये है कि ट्रम्प साहब कह तो रहे हैं कि युद्ध समाप्त कर देंगे। तो मान लीजिए इसमें 2 सिनेरियो होते हैं। वो यूनिलैटरली, लाइक कई लोगों ने ऐसा कहा, वो यूनिलैटरली, जब वो जीतता नहीं यूनिलैटरली युद्ध, वो घोषणा कर देता है कि मैं तो जीत गया, अब हम जा रहे हैं। जो उन्होंने ऑलरेडी एक ट्रूथ सोशल मैसेज पे उन्होंने डिक्लेयर किया है कि उनका एयरफोर्स हमने तबाह कर दिया है, कम्युनिकेशन तबाह कर दिया है, लीडरशिप को तबाह कर दिया है, अब हम तो बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं। तो ये प्रीकर्सर है। तो ये जो घोषणा उन्होंने करी, इससे वो हो सकता है कि वो वहां से हट जाए। लेकिन उसमें अब 2 सिनेरियोज जिसकी मैं बात कर रहा था, 2 सिनेरियोज हैं। या तो इजराइल को मना लें कि तुम भी अब रुक जाओ, क्यों अगर इजराइल नहीं रुकता तो युद्ध कैसे समाप्त होगा। अगर इजराइल, इफ इट कंटिन्यूज विद इट्स कैंपेन, जो मुझे लाइकली लग रहा है, बिकॉज़ इजराइल हैज सफर्ड अ लॉट। बेशक उन्होंने पहले आघात किया, लेकिन वो काफी सफर कर चुके हैं, तो वो भी क्यों हटे। तो अगर वो नहीं हटते तो ये युद्ध जारी रहेगा, वो लोग रुकेंगे नहीं। देखिए, अमेरिका को ईरान कैसे हर्ट कर सकता है, मुझे तो नहीं लगता है कि वो 1000 किलोमीटर दूर इनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर्स वगैरह अभी खड़े हुए हैं, उस पर वो कुछ करेंगे। गल्फ के देशों पे ही ये आघात करते रहेंगे, UAE, ओमान, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, इस पे ये लोग आघात करते रहेंगे। तो उससे अमरीकी जो तंत्र है उस पे क्षति पहुंचेगी। इनका पूरा स्ट्रेटेजी वही है। अमेरिका को डायरेक्टली हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास ICBMs नहीं है कि अमेरिकन मेनलैंड पे चला दें। तो इनके जो एलाइज हैं, जो साथी देश हैं या सामंत राज्य, उस पर आघात करते रहे। इससे जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उस पर क्षति पहुंचेगी, तेल का आयात निर्यात पे असर पड़ेगा, जिससे, और ये ज्यादा देर तक चला, मेरा तो ये आकलन है कि 2 महीने अगर चला ये युद्ध, तो ग्लोब विल गेट इनटू अ रेसेशन, एकदम से रेसेशन विच विल लीड टू अ डिप्रेशन। उसका बहुत सीधा मैं उसका बता देता हूं कि जो तेल की नीति है, तेल और नेचुरल गैस, उसके वो इट्स डायरेक्टली लिंक टू प्रोडक्टिविटी, क्योंकि उसी से अभी भी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क चलता है। और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अगर रुक गया तो आपका लॉजिस्टिक्स रुक जाता है, वाणिज्य समाप्त हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे असर पड़ता है। सो योर प्रोडक्टिविटी प्लमेट्स। जब आपका प्रोडक्टिविटी नीचे जाएगा, आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा तो GDP नीचे जाएगी। उसका क्या मतलब है? रिसेशन। तो अगर 2 महीने चला, 2 महीने में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ओवरऑल
लगभग ये अंदाजा लगाया जाता है कि अभी भी लोगों के पास 2 महीने का तो स्टॉक है, तेल वगैरह, नेचुरल गैस इत्यादि इन सब चीजों का। उसके आगे अगर 25% जो यहां से आता है, खाड़ी के देशों से आता है, वो रुक गया तो असर करना चालू करेगा। तो ये नहीं कि सब कुछ रुक जाएगा, लेकिन कम मात्रा में आएगा। कम मात्रा में अगर एनर्जी के स्रोत आएंगे तो उसी मात्रा में, उसी अनुपात में प्रोडक्टिविटी भी तो नष्ट होगा ना। अच्छा, दूसरा एक और चीज हम देख लें, और उससे मैं कुछ और चीजें जोड़ूंगा चाइना के दिशा में। पहली बात तो ये कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं, उससे सिर्फ तेल, मतलब डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और हाई स्पीड केरोसिन वगैरह जो एयरक्राफ्ट में जाता है, यही नहीं बनता है। 6000 प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये जो मैंने अभी पहना हुआ है, नाम के वास्ते तो ये कॉटन है कॉटन, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा पॉलिएस्टर ब्लेंड है। ठीक है, हम जो ट्राउजर्स, कपड़े वगैरह सब कुछ पहनते हैं, हर चीज में पॉलिएस्टर की मात्रा होती है। पॉलिएस्टर आता कहां से है? नेचर में तो बनता नहीं है, ये सिंथेटिक है। ये सिंथेटिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट का डाउनस्ट्रीम एक वो है, ठीक है, प्रोडक्ट है। ऐसे 6000 प्रोडक्ट्स है। मैं और उदाहरण देता हूं। एक चीज होती है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है, आपका कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो आपका गाड़ी हो चलाने वाला, या फिर आपका ट्रेन हो, हर चीज में ग्रेफाइट और ग्रेफाइट रिलेटेड सब्सटेंसेस लगते हैं। ठीक है, फिर जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से पेट्रोलियम जेली बनता है, पेट्रोलियम जेली के भी डेरिवेटिव्स बनते हैं, वो भी इंडस्ट्री में एप्लीकेशन होता है। ओके, फिर कार्बन ब्लैक निकलता है। सल्फर, 80% ऑफ सल्फर इज नॉट नेचुरली अकरिंग। ये हम क्रूड ऑयल में से, जिसका कोकिंग का प्रोसेस होता है, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बिना सल्फर के पूरा इंडस्ट्री ठप हो जाएगा। सल्फर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो ये सब जो सारी चीजें है ना, इसका डाउनस्ट्रीम इफेक्ट बहुत भारी है, और ये ईरानियों को पता है, ट्रंप और ट्रंप के ऑफिशियल्स को भी पता है, सबको पता है। तो अगर 2 महीने से ज्यादा ज्यादा ये युद्ध चला तो भारी मात्रा में उसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, भारतवर्ष के पास, मैंने कहा था पिछले पॉडकास्ट में कि विकल्प हैं। विकल्प हमारे पास 40 देश और हैं, जिनके साथ छोटे बड़े देश हमने ऑल्टरनेटिव सोर्सिंग करके रखा है। वो 2 महीने के अंदर वो आ जाएगा लाइन पे, मतलब डिलीवरी स्टार्ट होंगी। लेकिन वो ज्यादातर जो है, एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्रूड, मोटा मोटी तौर पे जो क्रूड निकलता है, 2 किस्म के होते हैं, हेवी एंड लाइट। सबसे दुनिया का स्वीट एंड लाइट क्रूड इज द अमेरिकन क्रूड, जो यूएस में एक्चुअली उत्पादन होता है। उसके बाद आता है गल्फ, और गल्फ के क्रूड को गोल्डीलॉक्स क्रूड कहते हैं, क्योंकि उसका सल्फर कंटेंट भी ज्यादा नहीं है। इधर उसका जो क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू, और उसके जो एक्सट्रैक्ट्स निकालते हैं फ्रैक्शनेट करके, वो भी आसान होता है। तो गल्फ का क्रूड भी एक बहुत ही वायबल प्रोडक्ट है। उससे डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स को बनाना आसान होता है। ठीक है, सो यूएस एंड गल्फ क्रूड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द ग्लोबल इकोनॉमी। विकल्प क्या है? रशिया, वेनेजुएला, वेस्ट अफ्रीका के कुछ देश, ठीक है, नीचे वो मोजाम्बिक, टंजानिया वगैरह, साउथ ईस्ट एशिया में कुछ देश। तो ये जो क्रूड है ना, वो भारी क्रूड है। इसमें सल्फर कंटेंट हाई होता है, टार कंटेंट हाई होता है। वेनेजुएला के जिस क्रूड की बात लोग कर रहे हैं ना, वो एकमात्र जामनगर का जो रिफाइनरी है, उसके पास क्षमता है एट स्केल उसको प्रोसेस करने की। दुनिया में और कोई रिफाइनरी उसको प्रोसेस ही नहीं कर सकता। चाइना के पास एक रिफाइनरी है जो हाई नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी क्रूड जो वेनेजुएला में मिलता है, उसको प्रोसेस कर सके, लेकिन उसका स्केल छोटा है। जामनगर का 1/6 1/7 है वो। सो इस वक्त जो है, भारतवर्ष के पास विकल्प अवश्य हैं, लेकिन वो 2 महीने से पहले आपके मतलब खड़े नहीं होंगे। ठीक है, और उसके बाद खड़े हो भी गए तो भी पूरी मात्रा में शायद ना आए, तो भारतवर्ष पे भी इसका असर पड़ेगा। और दूसरी चीज आप देखिए, भारतवर्ष का इस वक्त जो इकोनॉमी है, उसका जो अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं, उसमें से 4 मिलियन की इकोनॉमी अब थोड़ा सा कम वो दिखा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द फॉल ऑफ द रूपी विजावी द डॉलर। सो नॉमिनल वैल्यू कम हो गया है, लेकिन मान के चलते हैं 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। 4 ट्रिलियन में से 2 ट्रिलियन, मतलब उसका आधा, 50% इज बेस्ड ऑन ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। उसमें इंपोर्ट है 1.15, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, इंपोर्ट इज अबाउट $950 बिलियन और हमारा एक्सपोर्ट है $860 बिलियन। ठीक है,
और कुछ हमारे सर्विसेज के ट्रेड हैं वो 300 बिलियन के आसपास है। तो आधा इकोनॉमी जो है आयात निर्यात पे आधारित है, जिसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज इज बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी यू गेट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्लस व्हाट यू आर कंज्यूमिंग बाय वे ऑफ, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी तो चाहिए अगर सर्विसेज डिलीवर करना है, तो ये सारी चीजें हैं। तो डायरेक्ट इंपैक्ट तो होता ही है उसका, तो उससे हम बच नहीं पाएंगे। और अगर दुनिया में दूसरे देशों का आउटपुट कम हो जाए तो क्या होगा उसका डायरेक्ट असर, वो इंपोर्ट कम कर देंगे। वो इंपोर्ट कम करेंगे तो हमारा जो $860 बिलियन का इंपोर्ट है उस पर असर तो होएगा ही होएगा। सो ओवरऑल दिस इज नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन एट दिस पॉइंट। दूसरा एक और चीज मैंने कहा था, चाइना, देयर आर 3 थिंग्स, एक है चाइना और तीसरा है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई पे मैं लास्ट में आता हूं। चाइना जो है, चाइना ने अपना 19th 5-year प्लान अभी जारी किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जो एंटायर इकोनॉमी उसको स्ट्रक्चरली शिफ्ट करने की बात करी है। एंड व्हाट चाइना सेज इट टिपिकली डज। वो स्ट्रक्चरल शिफ्ट क्या है, उनको ये साफ, और ये वो एडमिट कर रहे हैं कि उनको साफ दिख रहा है कि उनका टोटल जो प्रोडक्टिव लेबर है इट इज बिकमिंग एजेड। ठीक है, मतलब उनका यंग पॉपुलेशन कम हो रहा है, ठीक है ना, तो उनको उसको रिप्लेस करने के लिए ऑटोमेशन की दिशा में जाना पड़ेगा। सो दे हैव ऑलरेडी मार्क्ड आउट मैसिव इन्वेस्टमेंट्स, मच मोर देन फॉर एग्जांपल यूएसए इज डूइंग, इनटू रोबोटिक्स, एआई, क्वांटम बेस्ड कम्युनिकेशन एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग व्हिच इज इनेबल्ड बाय दिस ऑटोमेशन। सो जो ह्यूमन वो नहीं रहेगा, ये लेबर की जगह पे, ह्यूमन लेबर की जगह पे एआई बेस्ड ऑटोमेशन ला रहे हैं टू कीप द प्रोडक्टिविटी लेवल्स अप। इनफैक्ट व्हाट दे आर शोइंग, उसमें दिखाया है कि प्रोडक्टिविटी लेवल सिर्फ इंसान के बराबर ही नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा, अधिक होगा, तो और भी ज्यादा वो प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये उनका सोल्यूशन है, दे आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन। अच्छा, इसको करने के लिए क्या चाहिए? इसको करने के लिए दे हैव टू डोमिनेट सर्टेन टाइप्स ऑफ मटेरियल। क्या है वो मटेरियल? आप सोचिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज वन ऑफ द की। एआई के लिए आपको स्टोरेज चाहिए और आपको कंप्यूट प्रोसेसिंग कैपेसिटी चाहिए। उसके लिए आपको क्या चाहिए? रेयर अर्थ। ठीक है, रेयर अर्थ मिनरल्स। उसके लिए और क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी के स्रोत क्या हैं? 3। एक है ये फॉसिल फ्यूल, दूसरा है कोल, और तीसरा है न्यूक्लियर। और बाकी रिन्यूएबल्स भी हैं, हाइडल वगैरह। तो हाइडल का इनके पास एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पहले से था, वो चल रहा है। नाउ दे आर एक्सपैंडिंग न्यूक्लियर, यानी यूरेनियम जो है उसका डिमांड बढ़ने वाला है मैसिवली। ना चाइना के पास अपना पर्याप्त क्वांटिटी में खुद का यूरेनियम है, प्लस दे कैन गेट सप्लाई फ्रॉम रशिया। ऑलराइट, व्हेन इट कम्स टू द रेयर अर्थ एंड अदर मिनरल्स, जिसमें कॉपर का भी नाम उन्होंने लिया। कॉपर का डिमांड क्यों होगा? तार लगाना पड़ेगा ना आपको, इलेक्ट्रिसिटी तो उसी से होता है ना। सिल्वर वायर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा कंडक्टेंस होता है, लेकिन सिल्वर की मात्रा उतनी नहीं है, तो विश्व में ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी अभी भी कॉपर वायर से ही जाता है। तो कॉपर इज द अदर मिनरल व्हिच इज गोइंग टू बी इन मैसिव डिमांड। ये 3 चीजें हैं। चाइना ऑलरेडी डोमिनेट्स द रेयर अर्थ सप्लाई चेन, द वैल्यू चेन। अभी ट्रंप ने जो पैक्ट सिलिका अनाउंस किया, जिसका अभी भारत को भी उसमें शामिल कर लिया है, प्रॉब्लम इज दैट 80% ऑफ द एक्चुअल मिनरल प्रोसेसिंग कैपेसिटी वो चाइना के पास है। जो ये रेयर अर्थ प्रोसेसिंग है उसको अपस्ट्रीम लाने में आपको मिनिमम 2 to 3 years लगता है टू मेक इट एन ऑप्टिमम प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी केमिकल इंटेंसिव, वेरी टॉक्सिक, उसको करना आसान नहीं है। तो चाइना ऑलरेडी कर चुकी है, उनके पास रेडीमेड सब कुछ है। जो 80% ऑफ ग्लोबल एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग होता है ऑफ रेयर अर्थ, चाइना हैज दैट। तो वो वैल्यू चेन तो वो ऑलरेडी डोमिनेट करके लेके चला गया, एंड नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट रेनफोर्सिंग इट फर्दर। अच्छा, इसके फॉलआउट्स कुछ और होंगे। फॉर एग्जांपल, चाइना विल, ग्रीनलैंड पे मैंने 2-3 प्रोग्राम्स किए थे, मैंने वो मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बताया था वहां पे। नो, चाइना विल सीक टू डाइवर्सिफाई एंड फर्दर डोमिनेट द rare earth access areas like Australia, India, West Africa and South America. ये 4 जगह है। साउथ अमेरिका में मोर टुवर्ड्स द एंडेस, यानी उनका जो ये द कॉर्डिलेरा, द माउंटेन रेंज ऑफ एंडेस है, साउथ अमेरिका का जो पश्चिमी छोर है वहां पे ज्यादा मिलता है। तो चाइना इज ऑलरेडी इन देयर एंड सो इज इंडिया, बाय द वे। इंडिया ने बहुत क्वाइटली वहां पे कुछ डील साइन करके रखा है, बट चाइना इज देयर मच अहेड ऑफ अस। तो ये डोमिनेशन खत्म नहीं होगा। पैक्ट सिलिका के चलते द यूएस हैज प्रपोज कि हम लोग ऑल्टरनेटिव सप्लाई बनाएंगे, चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। तो मैं उसमें एक वो बताता हूं, एक इंटरेस्टिंग साइडलाइट देता हूं।
यूएसए ये पिछले 2 दिन में इन्होंने भारी आक्रमण किया ईरान पे, एंड दे एग्जॉस्टेड सम 700 टोमाहॉक्स। टोमाहॉक उनका मेन, वो सबसोनिक है, सुपरसोनिक नहीं, उनका मेन क्रूज मिसाइल है, बहुत ही घातक है। उसको डिटेक्ट करना तो पॉसिबल है, लेकिन उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो ऐसे 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 जिगजैग करते हुए जाती है एट वेरी लो ऑल्टीट्यूड। सो टोमाहॉक उन्होंने 700 एक्सपेंड किया, तो सब किसी को पेंटागन में शक हुआ, उन्होंने एक ऑडिट करा, तो दे रियलाइज्ड कि उनका जो ओहायो क्लास, जस्ट बेयर विथ मी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ओहायो क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स है ना, 4 रिटायर हो रहे हैं इस साल, और उसमें जो सेल्स लगे हुए हैं, यानी कि लॉन्च सेल्स, वो टोमाहॉक ही लॉन्च करता है, वो है टोटल 616 अक्रॉस दोस 4 सबs। तो वो तो डिकमीशन हो जाएगा, तो दे विल नॉट बी एबल टू लॉन्च एज मेनी टोमाहॉक्स, इंटेंसिटी ऑफ वॉरफेयर उनका कम हो जाएगा। उन्होंने फर्दर ऑडिट किया, फिर पता लगा अरे भैया वही नहीं, वी आर ऑल्सो रिटायरिंग होल बंच ऑफ डिस्ट्रॉयर्स। उनका सडनली रियलाइजेशन आया कि 2048 टोमाहॉक्स कम इंटरसेप्टर सेल्स विल बी आउट ऑफ कमीशन। फिर उन्होंने फर्दर खोज किया, अच्छा पर हमारे पास टोमाहॉक है तो सही। फिर उनको पता लगा कि अरे वी हैव एग्जॉस्टेड द सप्लाई इन द ईरान वॉर। So today, this morning, I read this announcement, Lockheed Martin जो टोमाहॉक मिसाइल बनाती है, उसको 2084 टोमाहॉक मिसाइल का सबसे बड़ा ऑर्डर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड मिला है, सिंगल ऑर्डर $9.48 बिलियन का। लेकिन एक प्रॉब्लम है, टोमाहॉक बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? रेयर अर्थ चाहिए। इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? सिल्वर चाहिए। सिल्वर किसके पास है? इंडिया और चाइना के पास है, यूएस के पास नहीं है। उनका जो पूरा स्टॉक था वो खाली पड़ा हुआ है, वॉल्ट्स आर एम्प्टी। ऑलराइट, इंडिया हैज बाय द वे आल्सो विथड्रॉन फ्रॉम द लंदन बुलियन मेटल एसोसिएशन, एलबीएमए से इंडिया ने अपना विथड्रॉ कर लिया है, बिकॉज दे रियलाइज एलबीएमए के वॉल्ट्स खाली है और वहां पे खोखे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाने जिसका कोई वैल्यू नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। यूएसए हैज कॉमिक्स, लेकिन कॉमिक्स के वॉल्ट्स भी खाली पड़े हुए हैं। उनका इंडस्ट्रियल जो सोर्सिंग है वो बहुत ही हाहाकार स्थिति में है, क्योंकि यूएस ने एक चीज अवश्य किया है, दे साइंड समथिंग कॉल्ड, ट्रम्प ब्रॉट दिस चिप्स एंड साइंस एक्ट। चिप्स यानी कि कंप्यूटर चिप्स, तो उसका ये है प्रावधान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो है यूएस में लाया जाए। सो 140 न्यू फैक्ट्रीज वेर अनाउंस्ड, सम ऑफ देम हैव बीन कमीशन्ड एंड अदर्स आर बीइंग कमीशन्ड, एंड दे हैव आल्सो इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट इन द हाईटेक सेक्टर। बट इशू ये है कि मटेरियल नहीं मिल रहा है, फैक्ट्री चलाएंगे कैसे? तो ये एक बहुत बड़ी विकट समस्या है, जो चाइना इज 3 स्टेप्स अहेड ऑफ देम, वो ऑलरेडी उसको घेर चुकी है। सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल डिमांड फॉर सिल्वर चाइना में है, सबसे ज्यादा रिटेल कंजम्पशन डिमांड इंडिया में है सिल्वर का। व्हेन इट कम्स टू रेयर अर्थ, सबसे ज्यादा रेयर अर्थ का डिमांड भी चाइना के पास है और कंजम्पशन भी चाइना के पास है, एंड प्रोडक्शन भी चाइना के पास है। तो ये स्थिति है। दूसरा जो ये ये गल्फ वॉर के चलते लोगों के सामने, लोगों के समक्ष ये प्रस्तुत हुआ है। अच्छा, अब आते हैं ओवरऑल स्थिति पे। इसमें मैं 2-3 चीजें बताऊंगा। जो तंत्र चलता है यूएस का, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो लार्जली इक्विटी पे आधारित है। वहां पे डेट की मात्रा कम नहीं है बहुत, क्योंकि इकोनॉमी सबसे बड़ा है ना विश्व का, तो वो डेट का एब्सोल्यूट नंबर बहुत हाई दिखता है। लेकिन अगर प्रोपोर्शन में देखें तो यूएस का टोटल गवर्नमेंट डेट इज स्टिल एट अबाउट 125%। प्राइवेट डेट को उसमें मिला लें तो टोटल बनता है अराउंड 200%। ऑलराइट, चाइना एंड जापान, मैं बता देता हूं कि चाइना और जापान दुनिया का सबसे क्या बोलते हैं, कर्ज में डूबे हुए देश हैं। जापान के जीडीपी का ऑलमोस्ट 270% उसका डेट है, चाइना का 250% है ऑफ इट्स जीडीपी। अब आते हैं एक और स्थिति पे, हम लोगों को कुछ एक समझना पड़ेगा और फिर मैं इसको जोड़ दूंगा कि विश्व का जो अर्थव्यवस्था है वो किस दिशा में जाने वाला है। यूएस में मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इक्विटी जो है उसके थ्रू ही ये लोग ग्रोथ लाते हैं। तो अगर आप उसका इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो पब्लिक मार्केट्स का यूएस में, इट इज अबाउट $225 बिलियन, सॉरी $225 ट्रिलियन, ठीक है, जबकि उसका जीडीपी जो है वो 31 ट्रिलियन है। सो जीडीपी का ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम्स उसका इक्विटी वैल्यूएशन है। उसका डेट जो है टोटल यूएस इकोनॉमी में, इट इज अराउंड 95 to 100 trillion dollars total debt. All right, this includes everything: government, private sector,
कंज्यूमर डेट एटसेट्रा सब कुछ मिला, क्रेडिट कार्ड्स, ऑल ऑफ दैट टुगेदर इज अबाउट 95 ट्रिलियन। नाउ उसका जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई ब्रॉडली 4 तरह के होते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं सिंपली समझा दूं, M0 होता है बेसिक मनी सप्लाई, यानी कि आपका कितना कैश सिस्टम में घूम रहा है। M1 होता है कैश प्लस, जिसको हम लोग करंट अकाउंट बोलते हैं, करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, कासा, वो होता है M1। उससे भी ब्रॉडर मनी सप्लाई होता है M2, जिसमें आप फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह जोड़ देते हो। उससे बड़ा होता है M3, जिसमें फिक्स डिपॉजिट्स और उसके साथ जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह होता है, थोड़ा सा लिक्विड है, उसको बेच के पैसा निकालने में थोड़ा वक्त लगता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये ब्रॉडली ये मनी सप्लाई है। अमेरिका का मनी सप्लाई $22 ट्रिलियन है इस वक्त, जिसको हम M2 मनी सप्लाई करते हैं, जस्ट द मोस्ट जेनरिक मनी सप्लाई। इंडिया का बाय द वे 3.5 ट्रिलियन है, यूके का 3.7 ट्रिलियन है, जापान का 10.5 ट्रिलियन है, चाइना का, ये इंटरेस्टिंग है, यूएस का 22 बताया मैंने, चाइना's money supply is $44 trillion. Estimates are between 44 and 47 trillion dollars. Okay, depending on how you calculate yuan to or renminbi to dollar conversion. 44 to 47 trillion dollars. उसका इकोनॉमी उसका आधा है, मनी सप्लाई का भी आधा है उसका इकोनॉमी। यानी चाइना का जो सिस्टम चल रहा है वो क्रेडिट पे चल रहा है, क्रेडिट से ही वो मनी सप्लाई को जनरेट कर रहे हैं, उसी से उनका एसेट प्राइस भी बढ़ रहा है, रियल एस्टेट वगैरह और बाकी चीजों का, और उसी से इनको सर्कुलेट कर करके उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया हुआ है। यूएस में क्या होता है, वही चीज वो लोग इक्विटी मार्केट्स में डालते हैं, वो क्रेडिट के थ्रू नहीं करते हैं। चाइना में क्रेडिट क्रिएशन बहुत हाई है, इक्विटी क्रिएशन लोअर है। इक्विटी मार्केट्स इन चाइना आर नॉट लार्जर देन अबाउट 30-40 ट्रिलियन, इट्स अबाउट 1/3 दैट ऑफ द यूएस। ओके, लेकिन 1/3 नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, 1/7 और 1/8 दैट ऑफ द यूएस। लेकिन उनका जो कैश एंड अदर मनी सप्लाई है, दैट इज ट्वाइस दैट ऑफ द यूएस। EU का 19.3 ट्रिलियन है, इट्स आल्सो रफली द सेम एज दैट ऑफ द यूएस। ओके, वही $20 ट्रिलियन के आसपास है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये युद्ध चलता रहा, उसका मनी सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा, ये मनी सप्लाई बन कैसे रहा है उसको हमें समझना पड़ेगा। मनी सप्लाई बन रहा है मेनली बेस्ड ऑन व्हाट foreign governments, foreign sovereign wealth funds are investing back into the US. उसके साथ बैलेंस करके ये लोग बाजार में पैसा छोड़ते रहते हैं। They keep creating extra credit based on the demand for the dollar. That gives them the backstop. Okay. क्योंकि everything is based on fractional reserve banking. Fractional reserve banking मतलब आपके पास अगर मान लीजिए $100 है, आप $1000 लेंड कर रहे हो मार्केट में, ये $900 आपने क्रिएट किया है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्रिएट करके आपने उस डॉलर का क्या किया, आपने मकान खरीद लिए, आपने ऑफिसेस खरीद लिए, इक्विटी मार्केट्स में डाल दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा, आपने नए प्रोजेक्ट्स लगा लिए। सो ये है सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। उसका बेसिस क्या है, बेसिस वही 10% है, और 10% का बेसिस क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब आप देखिए, अगर गल्फ के युद्ध के चलते वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की मात्रा कम हो गई या यूएस से हट के दूसरी दिशा में जाने लगी, तो फिर क्या होगा, द एबिलिटी टू कीप क्रिएटिंग क्रेडिट विल लोअर, चीप क्रेडिट बाय द वे, बिकॉज यूएस डॉलर जो है दुनिया का रिजर्व करेंसी है, तो उसका प्राइस भी कम है, दूसरे मतलब प्राइस इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। तो आप चीप क्रेडिट नहीं क्रिएट कर पाओगे, तो आप इन्वेस्टमेंट कम कर पाओगे, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, मकान हो, या फिर आपका नया फैक्ट्री वगैरह, आप नहीं कर पाओगे। तो ये एक विडंबना है और इसी को रोकना पड़ेगा। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि ट्रम्प साहब को बताया गया कि आप ये जो इसमें घुसे हुए इस विनाशकारी युद्ध में, इससे ये जो चीज है, ये स्थिति बिगड़ने वाली है। ब्लैक रॉक ने अपना, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, उन्होंने अपना रिडेम्पशंस जो है ऑफ अ स्मॉल प्राइवेट क्रेडिट फंड दे हैव, स्मॉल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ब्लैक रॉक का टोटल फंड्स अंडर मैनेजमेंट इज इन एक्सेस ऑफ $11 ट्रिलियन। ये जो पर्टिकुलर फंड की बात कर रहा हूं वो $26 बिलियन मात्र का है, लेकिन उसमें रिडेम्पशंस की संख्या बहुत भारी मात्रा में बढ़ गई। फिर उन्होंने उसको बोला कि नहीं, 5% से ज्यादा रिडीम नहीं कर पाओगे। टोटल रिडेम्पशंस कॉल्ड फॉर वाज 9.6%, वो सारा गल्फ से आया। तो गल्फ के लोग अपना पैसा निकालना चाह रहे हैं यूएस से, क्योंकि उनको लग रहा है एक तो हमें प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, तो एक इमोटिव इशू भी है।
दूसरा, अगर यूएस हमें ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है तो वो कितना स्टेबल है? उनके डेट में हम क्यों इन्वेस्ट करते रहे? गवर्नमेंट डेट में क्यों इन्वेस्ट करते रहे? व्हाई शुड वी कीप सपोर्टिंग द फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम ऑफ बैंकिंग, राइट? व्हाई शुड वी इन्वेस्ट मनी इन देयर इक्विटी मार्केट्स? ये सारे सवाल आ गए हैं. तो दे वुड रादर इन्वेस्ट इन सम अदर इकोनॉमी. Could be China, could be India, could be Thailand, Indonesia, all of these. So वो जो directional shift है उसको रोकने के लिए ही मेरे हिसाब से ट्रम्प साहब ने ये कहा, नहीं नहीं अभी तो हमारा मोरलेस ऑब्जेक्टिव हो ही गया है, हमने इनको उखाड़ दिया पूरा, सब कुछ ध्वंस हो गया है, तो अब युद्ध समाप्ति हो जाएगा बहुत जल्दी. अगर प्रेसिडेंट कह रहा है युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा तो वो एक सिग्नल जाता है मार्केट को. इमीडिएटली यू सी द इम्पैक्ट. स्टॉक मार्केट स्टेबलाइज हो गए. जो भारी चढ़ाव था क्रूड ऑयल प्राइसेस में वो फिर से गिर के सामान्य की तरफ गया. और उसका एक और इंडिकेशन ये है कि यूएस जो मेन मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है अभी, रादर प्रिपरेशन ऑफ ऑयल, पेट्रोलियम एटसेट्रा, वो फ्रैकिंग से हो रहा है. नो, फ्रैकिंग इज इकोनॉमिक एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ $62 पर बैरल. ओके, तो जैसे क्रूड का प्राइस $62 के ऊपर जाता है, फ्रैकिंग बिकम्स इकोनॉमिकली वायबल. तो अभी तो 100 के ऊपर भी चला गया था, 120 पे भी भाग गया था, अभी भी 88 to 92 के रेंज में है. तो फ्रैकिंग शुड बी वायबल. गेस व्हाट, एक नया इन्वेस्टमेंट फ्रैकिंग इंडस्ट्री ने अनाउंस नहीं किया. इनफैक्ट दे हैव डिविडेंडेड आउट द कैश दैट दे हैड ऑन देयर बुक्स. इसका मतलब क्या है? उनको ये जो तेल का ऊंचा भाव है ये मेंटेन होता दिखाई नहीं दे रहा है. दैट इज द सिग्नल. ठीक है, तो ये जो है अभी स्थिति ये है. और ट्रंप ने जो कहा है वो अच्छी बात है अगर युद्ध समाप्त हो, पर दिक्कत यह है कि इजराइल ने ईरान के टॉप लीडरशिप को मार दिया और अब इजराइल के जो एलीट हैं उस पे आघात किया जा रहा है बाय द इरानियंस. जब तक ये दो देश एग्री नहीं करते, यूएस अगर बोल भी दे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, फर्क नहीं पड़ता. बिकॉज इफ दे कीप स्ट्राइकिंग इजराइल, लेट्स से दे स्टॉप स्ट्राइकिंग द गल्फ, बट इफ दे कीप स्ट्राइकिंग इजराइल, यूएस हैज टू इंटरवीन. इट कांट स्टे अवे. फिर दूसरा बवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो वहां पे यूएस में एलीट हैं उसका एक बहुत बड़ा प्रतिशत एश्केनाजी ज्यूज हैं. इजराइल से ज्यादा ज्यूज यूएसए, रशिया, यूरोप में अभी भी रहते हैं. तो उसका दबाव आ जाएगा. ठीक है, अब दबाव दो तरह के हैं ट्रंप के ऊपर. एक तो है जो रैशनल सेन इन्वेस्टर क्लास है, रॉथस्चाइल्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, रॉकफेलर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो डीप स्टेट है उसमें जो लोग हैं. दूसरा ये जो नए क्या बोलते हैं, नए बिलियनर्स वगैरह हैं जो उसके कैंपेन फंड्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, पीटर थिल जैसे लोग. ठीक है, वो भी तो हैं. तो ये परस्पर द्वंद है. उनका प्रेशर आया और उन्होंने ही इसको इलेक्ट करने में हेल्प किया था. सो ही केम आउट विद अ स्टेटमेंट. लेकिन अगर इजरायली ने फिर कहा कि नहीं मैं तो युद्ध करूंगा, ये रुकेगा नहीं. तो स्थिति, अगर आप मुझे को पूछेंगे कि क्या स्थिति सामान्य होगी, नहीं, जब तक ये क्लियर ना हो कि इजराइल खुद युद्ध को समाप्त करना चाहता है तो ये समाप्त नहीं होगा. और नहीं होगा तो वही चलता रहेगा. गल्फ के स्टेट्स के ऊपर आक्रमण होते रहेंगे, क्योंकि जब तक यूएसए ऑफिशियली वहां से विथड्रॉ नहीं करता वो रुकेगा नहीं. अच्छा, इसके और कॉन्ट्ररी सिग्नल्स भी हैं. दूसरा रिपोर्ट यह आया है कि जो उनका 82nd एयरबोर्न डिवीजन है, जो हमेशा वैनगार्ड होता है, वो पहले जाता है कहीं पे आक्रमण करने. जब जाती है अमेरिका तो पहले 82nd एयरबोर्न और 101st एयरबोर्न के लोग जाते हैं. अपेरेंटली इट्स बीइंग उनके सारे लीव्स कैंसिल हो गए हैं एंड दे आर बीइंग डिप्लॉयड इन इराक. ओके, नंबर 2, इधर वो बोल रहा है कि नहीं नहीं मेरे तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए. दूसरी तरफ उनका एक बेड़ा है 16 787 जहाजों का, जो बड़ा एयरलाइनर होता है ना, बट दीज आर नॉट फॉर पैसेंजर ड्यूटी. इनको मॉडिफाई करके दे हैव बीन मेड प्रूफ अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर अटैक. इस पे आप वो कमांड सेंटर फॉर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स लगा सकते हो and they can communicate with submarines, जो submarine launched nuclear weapons होते हैं. They can communicate with B-52 and B-2 bomber aircraft, and they can communicate with the ground base, जो अमेरिका में NORAD बोलते हैं. That's North American defense, air defense or something, whatever. I've forgotten the exact this thing. तो वो भी न्यूक्लियर लॉन्च कर सकती है. तो उसको इन्होंने इस तरफ डिप्लॉय कर दिया है. 4 जहाज मिडिल ईस्ट की तरफ दौड़ा दिए. So on one end, इसका मतलब क्या है? On one end, they do want to pull back, but in the event that they can't, टोमोहॉक्स की मात्रा समाप्त हो रही है, म्यूनिशंस उनके पास बंकर बस्टर कम हो रहे हैं, 150 थे, they have probably expended 60 odd in their attacks on Iran so far. तो कन्वेंशनल वेपन से इसको सबड्यू वो नहीं कर पाए हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे.
ठुका है, ईरान बहुत बुरी तरह से ठुका है, उसमें कोई संशय नहीं है, वो है। लेकिन ठुकने के बावजूद वो खड़ा है और वो अटैक करे जा रहा है। तो अल्टीमेट उसका क्या होगा डेनोमेंट, उसका मतलब कैसे उसको ठीक करेंगे ये लोग? शायद एक टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक करें, जो बहुत ही बुरा होगा। अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक हुआ, आई डोंट सी रशिया एंड चाइना सिटिंग आइडली बाय, बिकॉज जैसे यूक्रेन एक प्रॉक्सी युद्ध है नेटो का, वैसे देखा जाए तो ईरान भी एक प्रॉक्सी युद्ध है चाइना और रशिया का। मतलब ईरान की तरफ से जो हो रहा है, पर्टिकुलरली चाइना, रशिया इज प्रॉब्ली प्रोवाइडिंग इंटेल बट नॉट मच एल्स। वो उनका रिवेंज है, बिकॉज NATO provides intel to Ukrainian forces to strike Russian assets. Similarly, they are providing intel to Iran to strike Israeli and Gulf assets or US assets. tit for tat. तो चाइना, राइट? तो ये एक, और दूसरी तो ये, इनमें से क्या होगा, कौन सा सिनेरियो डेवलप करेगा, अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं तो आई विल नॉट स्टिक माय नेक आउट एंड से ये होने वाला है। कोई भी रैशनल आदमी यही चाहेगा कि युद्ध समाप्त हो, लेकिन ये यहाँ पे सिर्फ रैशनैलिटी इज नॉट द ओनली थिंग। और अगर वो वही हुआ जो मैं जिसकी आशंका कर रहा हूं, तो मनी सप्लाई पे इंपैक्ट होगा। द गल्फ स्टेट्स विल पुल आउट बिकॉज उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा यूएस से। दे विल पुल आउट ऑफ द यूएस मार्केट्स, मनी सप्लाई पे शंका आएगी, फिर स्टॉक मार्केट्स गिरेगा, बैंक्स कोलैप्स होंगे, they will slide towards recession, और उसका impact लोग पे पड़ेगा, because the rest of the globe is tied in. It's one economy, na? It's not discrete economies. So you will have a recession-like situation which might slide into depression if it's not stopped. और अगर nuclear युद्ध हुआ तो फिर all bets are off. So I'm sorry, I'm not a bringer of good news, but I'm not a bringer of bad news either. मैं कह रहा हूँ कि ये सारी स्थितियां हैं, exactly किस दिशा में जाएगी थोड़ा watch करना पड़ेगा। अभी भी स्थितियां develop कर रही हैं। दादा, रैशनली व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि क्या होने वाला है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि it depends on which faction of the deep state, which is partially controlled by Ashkenazi Jews and partially controlled by WASPs, white Anglo-Saxon Protestants, कौन सा faction ऊपर आता है? Then you have the old guard, the old money, and the new money. New money is the big tech guys. All right. Big tech guys meaning people like Musk, etc. Peter Thiel, Musk, Zuckerberg, etc., etc. Old money is the Rothschilds, Rockefellers, the JP Morgan, the trust fund people. So इनमें से कौन हावी होता है अपने इन्फ्लुएंस में ओवर ट्रम्प? ट्रम्प इज आफ्टर ऑल, वो तो शिकंडी है ना डीप स्टेट का। कौन हावी होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो वो कौन हावी होएगा अभी वो क्लियर नहीं है। आपको क्या लग रहा है? परस्पर द्वंद है। एक तरह से आप अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ा रहे हो, ग्राउंड ट्रूप्स की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि युद्ध तो मैं समाप्त करने वाला हूं। दोनों चीजें कर रहा है ना वो। तो ये एक स्किज़ोफ्रेनिक सिचुएशन है। मतलब कौन सा एग्जैक्टली है अभी तक क्लियर नहीं है। और इजरायली तो अभी देखिए, इजराइल का इन्फ्लुएंस तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है अमेरिका पे। अभी वही तो कंट्रोवर्सी चल रहा है वहां पे, उनका मेगा भी स्प्लिट हो गया इनटू 2 कैंप्स। तो इजराइल किस दिशा में जाती है उस पर भी निर्भर करता है। आज यूएई का जो इंडियन एनवॉय है, उन्होंने कहा कि मोदी साहब अगर एक कॉल कर दें ईरान और इजराइल को युद्ध समाप्त हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, उनको इतना विश्वास है, पर मुझे इतना आसान नहीं लगता है, क्योंकि मोदी जी तो पहले भी कह चुके हैं, ऑलरेडी वो अपील कर चुके हैं, तो उसका असर पड़ा नहीं। हाँ, अगर मध्यस्थता करें और कुछ सोल्यूशन निकाला जाए तो कुछ शायद हो। प्रॉब्लम ये है कि इजराइल हैज टेकन आउट द एंटायर कमांड स्ट्रक्चर ऑफ ईरान, और जिसको इन्होंने इलेक्ट किया मुस्तफा खमेनेई, वो इंजर्ड है। तो बात किससे करोगे? बात करने के लिए वो होना चाहिए ना, जो सिर्फ बात ना करे पर डिसीजन भी ले सके। दोनों चीजें चाहिए। या पाकिस्तान में अगर हमें सपोज डील करना हो, हमें पता है किसके पास जाना है, आसिम मुनीर एंड हिज कोहॉर्ट्स। शहबाज शरीफ के पास जाके तो फायदा नहीं है। तो आप सोचो कि ईरान में ये जो 3 लोग बैठे हुए हैं, वो शहबाज शरीफ है, उसका वो नाली वाली साफ कराना, सड़कों पे गाड़ी दौड़ाना, वो सब कर देते हैं। व्हेन इट कम्स टू डिक्लेयरिंग वॉर और डिक्लेयरिंग आर्मिस्टिस और सीज फायर, वो उनकी क्षमता नहीं है। IRGC वाले उनकी बात नहीं मानेंगे। वो खुद ही बोलते हैं कि वो तो हमारी बात नहीं मानेंगे, वो तो जो डायरेक्टिव अली खमेनेई साहब दे गए हैं उसी पे काम कर। तो दिक्कत ये है। तो स्थिति काफी विकट है, मैं इतना ही कहूंगा इस वक्त। दादा, आपका जो एक्सपीरियंस है जियोपॉलिटिकल डोमेन में, व्हाट डू यू थिंक, व्हिच साइड इज इट गोइंग? इज गोइंग टू स्टॉप? जियोपॉलिटिकली तो मेरा एक्सपीरियंस इज दैट ऑफ एन ऑब्जर्वर।
मैं तो आई एम मोर ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स गाय, आई एम मोर ऑफ अ मॉनिटरिस्ट। तो उसमें मैं कहूंगा कि मुझे बहुत पुअर इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आई डू सी एटलीस्ट पार्शियल रिसेशन कमिंग इन, इवन इफ द अगर वॉर खत्म भी हो जाता है तो भी एक पार्शियल रिसेशन की स्थिति आती हुई नजर आ रही है। बिकॉज दिस टाइम आई थिंक जो रिफ्ट हो गया है ना सऊदीज और यूएई का एंड कटारियों का यूएस के साथ, एक रिफ्ट तैयार हो गया। पीपल ऑन द स्ट्रीट्स आर वेरी एंग्री, देयर बिजनेसमैन आर वेरी एंग्री, इवन द शेख्स आर वेरी एंग्री एंड द सुल्तान्स आर वेरी एंग्री कि आप लोगों ने हमको प्रोटेक्शन नहीं दिया। तो जो उनका एग्रीमेंट था ना, एग्रीमेंट ये था कि आप हमें प्रोटेक्शन दोगे, हम आप में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो एग्रीमेंट टूट गया ना। तो विकल्प जब तक सामने ना आए या फिर यूएसए इनको कुछ ना करे इनके लिए, और वो ट्रम्प का जो गीदड़ भक्की है ना कि मैं अपने युद्धपोत भेज दूंगा टू एस्कॉर्ट टैंकर्स, इज नॉनसेंस। नॉट पॉसिबल। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो 22 माइल्स चौड़ा है, 40 किलोमीटर्स, और बीच में 3.2 किलोमीटर्स का एक स्ट्रेच है जो डीप इनफ है फॉर कंटेनर्स टू पास थ्रू। So it's a very narrow place. You can't bloody miss if you fire with missiles. So Iranians with their humongous armada of forget missiles, drones, so tankers will just take them out. How will they defend? हर एक टैंकर पे क्या वो क्लोज इन वेपन सिस्टम्स लगे हुए हैं? बिल्कुल नहीं। ना ही टैंकर्स वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। इवन इफ दे सेंड अ बोट, एक रबर डिंगी में आउटरिगर लगा के उसमें एक्सप्लोसिव लगा के उस पर अगर चढ़ा दे तो टैंकर गया ना। सो दिस इज नॉट अ सिचुएशन जो आप ऐसे काइनेटिक एक्शन से मार मार के ठीक कर सकते हो। जो ये ट्रम्प कह रहा है इतना मारूंगा, 20 गुना ज्यादा मारूंगा, अरे इससे नहीं होएगा बाबा। मैंने बहुत पहले कहा था एक बार कि ईरान का जो करंट रेजिम है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके देश को कितनी क्षति पहुंचे, उनके कितने लोग मर रहे हैं। अमेरिका को पड़ता है, इजराइल को पड़ता है, गल्फ के देशों को पड़ता है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। चूंकि उनको फर्क नहीं पड़ता, आप मार मार के स्थिति को नहीं संभाल पाओगे। और न्यूक्लियर आप कर नहीं सकते, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। अगर यहां पे न्यूक्लियर किया, दैट गिव्स अ प्रेसिडेंस, इमीडिएटली रशिया यूक्रेन पे न्यूक्लियर अटैक करेगा, फिर उसके रिटेलिएशन में यूरोप कुछ करेगा, पूरा ही विश्व युद्ध। तो इसलिए यहां पे न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं है अमेरिका के पास। मार मार के आप स्थिति को नहीं संभाल सकते हो। आपको ओमान, इंडिया, मलेशिया, इस टाइप के देशों को लाके मध्यस्थता करके सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स नॉट गोना हैपन। Right, agree. So finally we are stuck in very critical situation. Already India में भी pressure देखना शुरू हो गया है. Commercial LPG has been stopped in many places और things are going haywire now. अब लोगों ने already घरों में सिलेंडर इकट्ठे करने शुरू कर दिए because people are afraid कि ये कहाँ आगे जाने वाला है. और उसमें एक मेरे हिसाब से थोड़ा गलत सिग्नल दे दिया सरकार ने। वो 25 दिन वाला लेके आया ना कि 25 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, पहले ऐसा कुछ था नहीं। तो उससे एक बहुत गलत सिग्नल गया। नाउ पीपल विल होर्ड। तो ये थोड़ा सा सोचना चाहिए था बाबू लोगों को, ये जो लगा रहे हैं। यहाँ पे ना the biggest problem with BJP is the communication. They don't have a right communication team. The way they communicate. कम्युनिकेशन सिर्फ नहीं, काफी चीजें हैं। मैं अगर शुरू करूं क्रिटिसाइज करना, ये लोग ना, मतलब ज्यादातर सरकारों में ये प्रॉब्लम है, ट्रम्प का भी वही प्रॉब्लम है। सेकंड और थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट क्या होता है एक फैसले का, वो हमेशा ये लोग आंकलन नहीं लगाते। आपने बोल दिया 25 दिन, जो साधारण व्यक्ति वो क्या सोचेगा, अरे बाप रे, इसका मतलब नहीं मिलेगा, ले लो, ब्लैक में ले लो, निकालो, घर पे स्टोर करो। तो होर्डिंग होगा। होर्डिंग से क्या होगा? होर्डिंग से और नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो और होर्ड करेंगे। इट विल बिकम अ विशियस साइकिल। Just cycle. That's the problem. The BJP doesn't have a good team which can communicate the right way, the right thing. इनका लंबे टाइम से प्रॉब्लम है, बट एनीवेज मैं हमेशा कहता हूं बीजेपी हैंडल्स द मैक्रो बट डजंट गेट द माइक्रो। दे डोंट गेट द माइक्रो। माइक्रो अगर समझ जाते तो ये गलतियां नहीं होती। राइट, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच दादा फॉर ज्वाइनिंग। अब मैं यही सोच रही हूँ कि अब ये ट्रम्प गल्फ में युद्ध समाप्त का लेकर चलेंगे या जो इन्होंने सबमरीन्स लगाई हुई है वो लेकर चलेंगे, बिकॉज ही इज कीपिंग द एंटायर वर्ल्ड लाइक अ हॉस्टेज। एवरीबडी इज लाइक कि होने क्या वाला है। पीपल आर वरीड। ये सबसे वाहियात ना सोची समझी युद्ध है सबसे एंड दे डोंट नो। वो ना एक यूपी में एक कहावत है, हमारी अवधी भाषा में कहते हैं ना, लीलते बने ना उगलते बने। मतलब ना, नीदर यू कैन swallow नीदर यू कैन वॉमिट। तो क्या हो गया, ये गले की फांस बन गया। इनको पता नहीं है कि हाउ टू गेट आउट ऑफ इट इन अ रिस्पेक्टफुल वे एंड आल्सो बी। वही है ना, शेर की पीठ पे बैठ गए हो, आप उतरोगे कैसे? यू राइडिंग अ टाइगर। एग्जैक्टली।
Thank you so much, Dada. जाने से पहले QR code is right on the screen. We are closing down the registrations in next couple of hours. जल्दी जल्दी रजिस्टर करिए. रिसर्चर्स, स्कॉलर, स्टूडेंट्स के लिए एंट्री इज फ्री, बट प्रोवाइडेड they upload the document from the website in a proper way. It has to be scrutinized and it has to be prepared in advance by myself. So वो बहुत जरूरी है. और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा मंथन करने जा रहे हैं, ये यज्ञ है, ये दिस इज अ वॉर ऑफ सिविलाइजेशंस. तो प्लीज आगे आए, हमें कंट्रीब्यूट करें, डोनेट करें, सहयोग करें. आप नहीं आ पा रहे हैं तो भी आप हमारी मदद कर सकते हैं. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. ओम नमः शिवाय. जय हिंद.